टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम उस प्रॉब्लम का समाधान लेके आए हैं मूल्य ह्रास की। ये बड़ा परेशान करता है मूल्य ह्रास। इस वीडियो में मैं आपको मूल्य ह्रास के कौन कौन से नाम हैं, उसकी क्या सूत्र हैं, मूल्य ह्रास के सूत्र कौन कौन से होते हैं, और इसके अलावा मूल्य ह्रास आरक्षित कोष क्या होता है, मूल्य ह्रास का सामान्य टूट फूट, आकस्मिक हानि और प्रत्याशित अप्रचलन से क्या संबंध है, वो समस्त कंटेंट इसी वीडियो में देखने वाले हैं हम। जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए चलते हैं मूल्य ह्रास पर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मूल्य ह्रास का अर्थ और मूल्य ह्रास के घटक। आइए देखते हैं इस टॉपिक को, संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र की न्यू सीरीज। सबसे पहले मूल्य ह्रास क्या होता है देखते हैं। मूल्य ह्रास शब्द अंग्रेजी के डेप्रिसिएशन से बना है, और जो अंग्रेजी का डेप्रिसिएशन शब्द है वो लैटिन भाषा के डिप्लेशन से बना है, जिसका अर्थ होता है संपत्ति के मूल्य में कमी। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को ही मूल्य ह्रास कहते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। फिर हम इसका अर्थशास्त्र में अर्थ भी देखते हैं। इसे स्थिर पूंजी का उपभोग, स्थायी पूंजी की लागत, पूंजी उपभोग भत्ता, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, सीसीए, पुनः स्थापन लागत आदि नामों से जाना जाता है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र में क्या है मूल्य ह्रास। स्थिर परिसंपत्तियों, ध्यान दें, स्थिर परिसंपत्तियों, पूंजी के दो प्रकार हमने देखे थे पिछले वीडियो में, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो मूल्य ह्रास का संबंध केवल स्थायी पूंजी से है, कार्यशील पूंजी से कोई संबंध नहीं है मूल्य ह्रास का। इसीलिए मैं लिख रहा हूं यहां स्थिर परिसंपत्तियों या स्थायी परिसंपत्तियों जैसे प्लांट, मशीनरी आदि के मूल्य में होने वाली कमी को ही मूल्य ह्रास कहते हैं। और मूल्य ह्रास का संबंध कार्यशील पूंजी से नहीं है। हमने पूंजी के दो प्रकार पढ़े थे, आपको ध्यान हो पिछले वीडियो में, तो उसको हमने दो भागों में बांटा था, स्थायी पूंजी और दूसरा था हमारा कार्यशील। तो ये जो मूल्य ह्रास है वो इसका है। मूल्य ह्रास का संबंध केवल स्थायी से है, कार्यशील से मूल्य ह्रास का कोई संबंध नहीं है। तो पूंजी के दो प्रकारों में से केवल एक प्रकार जो है स्थायी पूंजी, उसके मूल्य में जो कमी आ जाती है उसे हम मूल्य ह्रास कहते हैं। अर्थात जो ये मशीनें होती हैं, प्लांट होते हैं, इनका मूल्य किसी कारणवश घट जाता है तो उसे हम मूल्य ह्रास कहते हैं। अब हम इसके कारण देखेंगे अभी आगे, चलिए। अब देखिए, ये मूल्य ह्रास के घटक भी हैं और ये मूल्य ह्रास के कारण भी हैं। तो तीन कारण हैं या तीन घटक हैं: सामान्य टूट फूट, आकस्मिक हानि और प्रत्याशित अप्रचलन। तो देखते हैं इन्हें एक एक करके कैसे होता है परिसंपत्तियों में मूल्य ह्रास। पहला है इसमें सामान्य टूट फूट, जिसे हम नॉर्मल वियर एंड टियर के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत स्थायी परिसंपत्ति का उपयोग करने पर होने वाली कम मूल्य की तथा धीरे धीरे होने वाली टूट फूट को शामिल किया जाता है। जब भी आप कोई मशीन लेते हैं, कोई फैक्ट्री में कोई मशीन लगाते हैं, तो वो स्थायी परिसंपत्ति है और उसका आप उपयोग करते हैं फैक्ट्री में, तो उसमें क्या होता है, छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है। कोई नट बोल्ट टूट गया, कोई उसके घिस गए पुर्जे, तो उसको हम नॉर्मल वियर एंड टियर में शामिल करते हैं। सामान्य टूट फूट के कारण स्थायी परिसंपत्ति के मूल्य में फिर क्या होने लगती है, कमी होने लगती है, और यही मूल्य ह्रास का कारण बनती है। तो परिसंपत्ति जो स्थायी है उसके मूल्य में कमी होने का पहला कारण क्या हुआ कि जो परिसंपत्ति है उसका हम यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जिससे उसमें थोड़ी बहुत टूट फूट हो रही है और थोड़ी बहुत वो घिस रही है, जिसके कारण उसका वैल्यू घटता जा रहा है। मान लीजिए आपने नई मशीन ली थी 10,000 रुपए की, और अब जैसे जैसे उसका यूज करते जा रहे हैं अब उसकी कीमत 8,000 रुपए ही बची है। तो ये 2,000 रुपए कहाँ गए? ये 2,000 रुपए उसका मूल्य ह्रास हो गया है, नुकसान हो गया है, क्योंकि वो मशीन अब पुरानी नई की जैसी नहीं रही। ये नई थी जब इसकी वैल्यू थी, अब ये पुरानी हो गई है। आप भी देखते होंगे, आप कोई सामान लाते हैं मार्केट से तो उसकी वैल्यू तुरंत घट जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखिए लेथ मशीन है,
सामान्य टूट फूट को मैं यहां समझा देता हूं आपको। ये लेथ मशीन है, जैसे जैसे इस मशीन का यूज करेंगे आप, क्या होगा, ये मशीन घिसेगी, क्योंकि मशीन को हम लेथ मशीन में वो लोहे का बुरादा जो होता है वो निकलता है, आपने देखा होगा, तो उसका प्रयोग करते हैं हम, तो उसकी कटिंग होती है। तो जैसे जैसे हम उसका प्रयोग करेंगे इस मशीन का, होता क्या जाएगा कि ये मशीन भी खुद भी घिसती जाएगी और इसके कुछ छोटे मोटे जो नट बोल्ट होते हैं छोटे मोटे, वो टूटते रहेंगे। तो इसके कारण क्या होगा, ये नई मशीन फिर क्या होती जाएगी, पुरानी होती जाएगी। तो इसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। मान लीजिए ये पहले मशीन थी, नई थी, 5 लाख की थी, तो क्या 2 साल भी बाद भी ये 5 लाख की रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि पुरानी होने से ये मशीन घिस गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है इसका आकस्मिक हानि, एक्सीडेंटल डैमेजेस। इसके अंतर्गत स्थायी परिसंपत्ति का उपयोग करने पर होने वाली अधिक मूल्य की तथा अचानक होने वाली टूट फूट को शामिल किया जाता है। ध्यान दें, वहां तो सामान्य टूट फूट में तो क्या था, कम मूल्य की टूट फूट थी और प्रयोग कर रहे थे तब। यहां क्या है, अधिक मूल्य की टूट फूट है और अचानक हुई है वो टूट फूट। जैसे कोई मान लीजिए अचानक मशीन में अधिक बिजली आ जाने पर किसी उसकी मोटर जल जाए, कोई मशीन यूज कर रहे हैं और अचानक से तेज बिजली आ गई और उसकी मोटर जल गई, तो क्या होगा, उस मशीन के मूल्य में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ऐसे इसके कारण स्थायी परिसंपत्ति के मूल्य में अचानक कमी आ जाती है और यह मूल्यह्रास का कारण बनती है। जबकि सामान्य टूट फूट के कारण अचानक कमी नहीं आती है, लेकिन आकस्मिक हानि के कारण स्थायी परिसंपत्ति के मूल्य में अचानक कमी आती है। ये दोनों में अंतर है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्याशित अप्रचलन, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। मूल्यह्रास का संबंध केवल प्रत्याशित अप्रचलन से है। अप्रत्याशित अप्रचलन से मूल्यह्रास का कोई संबंध नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मूल्यह्रास का संबंध केवल इस प्रत्याशित अप्रचलन से है। अप्रत्याशित अप्रचलन का मूल्यह्रास से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रत्याशित अप्रचलन किस कारण से होता है। इसका पहला कारण है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। जब टेक्नोलॉजी में उन्नति के कारण स्थायी परिसंपत्ति पुरानी हो जाए और पुरानी होकर अप्रचलित हो जाए, यानी कि वो प्रचलन में नहीं रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अप्रचलन। और उस अप्रचलन होने के कारण क्या होता है, उसका मूल्य घट जाता है और यह मूल्यह्रास का कारण बन जाता है। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने वाला प्लांट अब रंगीन एलईडी टीवी आ जाने के कारण क्या हो गया है, पुराना हो गया है, अप्रचलित हो गया है और उसका मूल्यह्रास हो गया है। यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने वाले जो प्लांट थे, मशीनें थी, उनका मूल्य क्या हो गया, घट गया, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो उस टीवी को अब प्रतिस्थापित कर चुकी है। तो ये है पहला कारण इसका, प्रत्याशित अप्रचलन का, इसके कारण मूल्यह्रास होता है। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखने से पहले उदाहरण देख लीजिए। ये देखिए, पुराना टीवी हुआ करता था, तो ये पुराने टीवी में जो संसाधन यूज आते थे उनकी वैल्यू घट गई है, क्योंकि अब नए एलईडी टीवी आने लग गए हैं, यूएचडी टीवी आने लग गए हैं। ऐसे ही पुराने कंप्यूटर की जगह अब नए स्मार्ट कंप्यूटर्स ने ले ली है। तो इस तरह से विकास होता है जिसमें पुरानी टेक्नोलॉजी पीछे हटती जाती है और नई टेक्नोलॉजी उसका स्थान लेती जाती है। लेकिन जो पुरानी टेक्नोलॉजी पीछे हटती है उसकी वैल्यू फिर क्या होती जाती है, घटती चली जाती है। अब दूसरा कारण है प्रत्याशित अप्रचलन का, मांग में परिवर्तन। जब समय के साथ उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मांग के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, तो उसके कारण स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य क्या हो जाता है, घट जाता है और मूल्यह्रास हो जाता है। जैसे साड़ी बनाने वाले प्लांट अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अप्रचलित हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि महिलाएं अब साड़ी के स्थान पर नए पश्चिमी सभ्यता वाले परिधान पसंद करने लगी हैं जो उनको ज्यादा कंफर्ट देते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो आइए देखते हैं उदाहरण। ये देखिए, पहले साड़ी बनाने वाले प्लांट खूब थे, बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, लेकिन जैसे जैसे नई पश्चिमी सभ्यता आई है, हम वुमेन वर्किंग करने लगी है, तो उनको जो कंफर्ट लगता है उसके अनुसार वो काम करने लगी है। तो आप देख सकते हैं साड़ी के स्थान पर इन महिलाओं ने अलग पोशाकें पहन रखी हैं। तो उसके कारण क्या हुआ है, साड़ी बनाने वाले प्लांट मांग में परिवर्तन आ गया। पहले साड़ी की मांग होती थी, अब इनकी मांग होने लग गई।
तो साड़ी बनाने वाले जो प्लांट में मशीनें थी वो ओल्ड हो गई है और उनकी वैल्यू अब क्या हो गई है, घट गई है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मांग के स्वरूप में परिवर्तन। तो ये भी प्रत्याशित अप्रचलन का एक कारण है। तो ये सब हमने क्या देख रहे हैं हम अभी, मूल्यह्रास क्यों हो रहा है, यानी कि स्थायी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी क्यों हो रही है। अब हम मूल्यह्रास का सूत्र देखते हैं। ये सूत्र आपको बहुत कम जगह मिलेंगे। नोट, परिसंपत्ति से तात्पर्य स्थायी परिसंपत्ति से है। सबसे पहले जहां जहां मैंने परिसंपत्ति लिखा है उनका मतलब है स्थायी परिसंपत्ति, क्योंकि मूल्यह्रास का संबंध केवल स्थायी परिसंपत्ति से ही होता है। फिर है मूल्यह्रास का सूत्र देखते हैं। मूल्यह्रास बराबर परिसंपत्ति की लागत माइनस परिसंपत्ति का अवशिष्ट शेष मूल्य अपॉन परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन काल वर्षों में। मैं भी आपको एक उदाहरण से इसको समझाने वाला हूं। फिर है परिसंपत्ति की लागत क्या होती है, ये परिसंपत्ति की लागत, इसका भी सूत्र है परिसंपत्ति का क्रय मूल्य प्लस परिवहन किराया प्लस प्लांट में स्थापना की लागत। तो अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए परिसंपत्ति का जो क्रय मूल्य है, परिसंपत्ति का क्रय मूल्य है, मान लीजिए ये आई 20,000 की मशीन आई है, मान लीजिए, ठीक है। फिर है परिवहन किराया, उस मशीन को प्लांट तक, फैक्ट्री तक लाने का परिवहन का किराया लगा मान लीजिए 1000 रुपए। फिर है प्लांट में स्थापना की लागत। प्लांट में स्थापना की लागत मतलब उस फैक्ट्री में उस मशीन को लगाने में भी तो कुछ खर्चा आएगा, उसके लिए सेटअप करना होगा। तो उसमें जो खर्चा आया उसे हम क्या कहेंगे, प्लांट में इस मशीन की स्थापना की लागत। तो ये लागत मान लीजिए कितनी है हमारे पास, ये लागत है मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपए, ठीक है। फिर हमारे पास है मान लीजिए परिसंपत्ति का अवशिष्ट मूल्य। ये क्या होता है, परिसंपत्ति के अवशिष्ट मूल्य का मतलब है कि जब ये परिसंपत्ति पुरानी हो जाएगी और हम इसे बेचेंगे तो उससे हमें कितना पैसा मिलेगा। जब नई 20,000 की आई है तो जाहिर बात है जब ये खराब हो जाएगी और जब बहुत पुरानी हो जाएगी ये मशीन तो शायद हो सकता है 2000 में बिके, ये इससे ज्यादा इसका लोहा नहीं बिकेगा, ठीक है। फिर है परिसंपत्ति का जीवन काल। तो जीवन काल वर्ष में लेना है हमको। मान लीजिए हमारा अनुमान है कि ये जो परिसंपत्ति हम यूज कर रहे हैं 20,000 रुपए की जो हमने खरीदी है, इसका जीवन काल है मान लीजिए 10 वर्षों तक ये चलेगी ये मशीन। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सबको सूत्र में फिट करते हैं, वैल्यूज को। ये वाला जो सूत्र है हमारा, ये वाला, इस सूत्र में हम इसकी राशि को फिट करते हैं। तो देखिए बराबर, सबसे पहले हम ये तीनों निकाल लेते हैं, हम परिसंपत्ति की लागत निकाल लेते हैं हम आसानी से। तो कैसे निकलेगी, ये 20,000 प्लस 1,000 2100, 21,000 में ये 1,000 और जोड़े तो कितना हो गया 22,000। ये तो हो गई हमारी परिसंपत्ति की लागत, यानी कि 20,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000, ये तो हो गई परिसंपत्ति की लागत। मैंने इसको कोष्टक में लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया है। फिर माइनस का चिन्ह, तो मैं यहां ये माइनस का चिन्ह लगा देता हूं, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है, परिसंपत्ति का अवशिष्ट शेष मूल्य कितना है, तो कितना माना है हमने इसको 2,000 रुपए, कि जब ये मशीन पुरानी हो जाएगी, प्लांट के काम की नहीं रहेगी, फैक्ट्री के काम की नहीं रहेगी, तो हम इसे बेच देंगे और लगभग 2,000 रुपए हमें मिल जाएंगे। अब हम इसमें बटा लगा देते हैं अपॉन करके, और परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन काल वर्षों में कितना है, ये मशीन लगभग 10 वर्ष तक चलने वाली। अब हम इस वैल्यू को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिए। तो इसका आंसर आया 2000। इसका जो फाइनल आंसर आया है 2000 आया है। कैसे, हमने इसको जोड़ लिया है। ये 22,000 में से 2,000 गए तो 20,000, और 20,000 में 10 का भाग लगाया तो 2,000। तो ये हो गया मूल्यह्रास इसका 2,000 रुपए प्रति वर्ष का। ध्यान रखना, मूल्यह्रास हमेशा प्रति वर्ष होता है, यानी कि प्रत्येक साल इस परिसंपत्ति के मूल्य में 2,000 रुपए की कमी होती जाएगी। ऐसे जाकर फिर ये 10 साल में 20,000 रुपए हो जाता है इसका। फिर है आगे, मूल्यह्रास की अगर दर निकालनी हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रति वर्ष मूल्यह्रास कितना है 2,000,
परिसंपत्ति की लागत कितनी है? परिसंपत्ति की लागत है ये 22,000, 20,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000, 22,000। तो 2,000 में जब आप 22,000 का भाग लगाओ, 2,000 बटा 22,000 गुणा 100, तो ये हमारे पास आया 9.09। इसका आंसर निकल के आ गया यहाँ पे 9.09। ये हमारा इसके मूल्यह्रास की दर है। इस दर से ये मूल्यह्रास हो रहा है इस परिसंपत्ति में। इस तरीके से आप उदाहरण का प्रयोग करके आप भी मूल्यह्रास निकाल सकते हैं। अब देखते हैं मूल्यह्रास आरक्षित कोष। मूल्यह्रास आरक्षित कोष से अभिप्राय उस कोष या फंड से है जो स्थिर परिसंपत्तियों की पुनः स्थापना के लिए उत्पादक द्वारा रखा जाता है ताकि उत्पादन कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे, और इसे ही पुनः स्थापना निवेश कहते हैं और यह वार्षिक आधार पर रखा जाता है। कहने का मतलब कि अभी अभी जो हमने ये निकाला था, याद है आपको, हमने अभी अभी ये मूल्यह्रास 2,000 रुपए निकाला था। तो 2,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास के लिए फंड रखा जाएगा। जब ये मशीन 10 साल बाद किसी काम की नहीं रहेगी तो कंपनी को उसके लिए मशीन के लिए कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उत्पादन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नई मशीन की आवश्यकता होगी, तो इसलिए ये फंड रखा जाता है। और छोटी मोटी टूट फूट हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो इस परिसंपत्ति में, तो उसके लिए ये फंड बनाया जाता है। उम्मीद है आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। ये मूल्यह्रास आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपकी जो परेशानियां हैं मूल्यह्रास और मूल्यह्रास आरक्षित कोष को लेकर, वो दूर हो गई होंगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है मेरा, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी ऐसे कंटेंट देखने को मिल सके। ये हमारी न्यू सीरीज चल रही है संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।